मेरा जन्म एक नाचने वाली के घर में हुआ था, इसीलिए मजबूरन मुझे भी नाचने का काम करना पड़ा था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं कोई इज्जत का काम कर सकूं, लेकिन यह समाज हम जैसे लोगों को नहीं पढ़ने लिखने देता है और ना ही इज्जत से पैसा कमाने देता है। मेरी माँ ने मुझे एक सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया हुआ था। वहाँ पर हर कोई मुझे देखकर एक ही बात बोलता था, अरे यह तो नाचने वाली की बेटी है, इसको यहाँ क्या काम है, इसे तो किसी शादी पर नाचने के लिए भेज दो ना, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। मेरा टीचर भी मुझे बिल्कुल पीछे बैठा देता था। सवाल करती तो मुझे डांट कर चुप करा देते थे। मुझे किसी काम में मदद चाहिए होती तो टीचर मेरी मदद ना करती थी और दूसरे बच्चों तो मेरे पास भी नहीं बैठते थे, जैसे मुझे कोई बीमारी हो उनको तो नहीं लग जाएगी। जबकि मेरा मतलब इतना था कि मेरी माँ नाच गाने का काम करती थी। हमारे स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता था तो मुझे ज़रूर पार्टिसिपेट कराया जाता था। मेरे नाच हमेशा से ही अच्छा था। स्कूल में हर फंक्शन में मैं खूब नाचती थी। एक दिन स्कूल के फंक्शन में मेरी माँ आ गई तो उसने मुझे वहीं मार कर स्टेज से नीचे उतारा और कहने लगी, इसी काम से तो मैं तुझे बचाने के लिए स्कूल भेजा था, यहाँ आकर भी तू यही काम करना है तो फिर यहाँ क्यों आती है। मैंने रोते हुए माँ से कहा कि मुझे तो मास्टर जी ने नाचने को कहा था। माँ ने मास्टर को बुरा भला कहा तो मेरी माँ पर वो बरस पड़े और कहने लगे, जो काम तेरी बेटी को आता है हम वही तो करवाएंगे ना, और फिर अभी स्कूल में फंक्शन है तो कोई और डांस ना करेगा तो तेरी बेटी ही क्यों नहीं कर सकती। अच्छे घराने के बच्चों को तो हम नाचने को नहीं कह सकते ना। यह सुनकर मेरी माँ का दिल बहुत दुखा, मुझे स्कूल से निकाल लिया। फिर मैं अपने घर में ही रहने लगी, लेकिन मेरे अंदर शौक पैदा हो गया था क्योंकि मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी इस काम के अलावा कोई और काम यह दुनिया मुझे नहीं करने देगी। मैं कहीं भी जाऊंगी मेरी पहचान इसी नाम से होगी, मैं नाचने वाली हूँ। मैं घर से नाचा करती थी मगर मेरी माँ के सामने नहीं। माँ को अगर पता चल जाता तो वो मेरी हड्डियाँ तोड़कर रख देती। ना ही मुझे अपने साथ किसी महफिल में से बाहर निकलने देती थी। मुझे सांसों में छुपा कर रखा था ताकि दुनिया माँ के जरिए मुझे ना पहचाने और मुझे भी यही काम ना करना पड़े। लेकिन एक दिन माँ बीमार हुई और 4 दिन के अंदर ही चल बसी। पता नहीं था माँ को डेंगू बुखार हुआ। मेरी उम्र अभी 18 साल की थी। माँ की मौत पर मैंने बड़ी मुश्किल से मोहल्ले वालों को जमा किया था क्योंकि कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। उनका यह कहना था कि एक नाचने वाली की अर्थी कौन उठाएगा, लेकिन मेरी माँ एक हिंदू औरत थी और मैंने हंगामा मचाया कि मेरी माँ हिंदू औरत थी और उनकी अर्थी उठा दो। फिर लोग आगे बढ़े, माँ की अर्थी उठाई गई। माँ की चिता को आग लग चुकी थी और अब ना ही मेरे पास खाने के लिए पैसे बचे थे और ना ही घर, क्योंकि घर जो था वो किराए के था। माँ ने सारी ज़िंदगी बहुत पैसा कमाया था लेकिन हमने अपना घर नहीं खरीदा था। मोहल्ले वाले हमें किसी एक घर में रहने ही कहाँ देते थे। जिसे भी मेरी माँ का काम पता चलता तो वह पत्थर मारकर हमले से निकाल देता था, इसीलिए हम किराए के घर में बदलते रहते थे। माँ चली गई तो एहसास हुआ कि अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। मकान मालिक आकर खड़ा हो गया। मैंने उससे टाइम मांगा। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं। वह बड़ी सी गाड़ी में आया था। मुझे देखकर मेरी माँ को पूछने लगा। मैंने उसे बताया कि चंदा की मौत हो चुकी है। यह सुनकर उसके चेहरे पर कुछ परेशानी सी आ गई थी। वह कहने लगा, उसने तो मुझे वादा किया था कि वे मेरी बेटी की शादी में नाचेगी। मैंने तो अपने यार को भी बता दिया है कि चंदा आकर नाच करेगी, उसका नाम बहुत ही मशहूर है। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। मैं दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने दरवाज़ा पकड़ लिया और कहने लगा, तू कौन है? तू भी तो चंदा की जैसी दिखती है। अगर तू आकर नाचेगी तो मैं तुझे पैसा दे दूँगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। मैं आज तक ऐसे नाचने नहीं गई थी और ना ही कभी किसी महफिल में नाच गाना किया था। लेकिन अब मुझे पैसे की ज़रूरत थी। माँ भी नहीं थी। अगर मैं मेरी माँ के नाम से ही काम शुरू करती तो जल्दी मेरा भी नाम बन जाता और ज़िंदगी आसान हो जाती। यह सोचकर मैंने हाँ कर दी और उस आदमी के साथ चल पड़ी। उसके बेटे की शादी थी। वह कोई बड़ा आदमी था। वहाँ बड़े बड़े लोग आए थे। मैंने नाचना शुरू कर दिया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन अब मुझे मेरी ज़िंदगी दिलवाने वाला था। यह सोचकर मैं नाचती रही। फिर वो आदमी सुबह का सूरज निकलने के समय मुझे नोटों से भरकर मेरे घर छोड़ गया। मैं इतना पैसा कमाई के लाई थी जितना कोई शरीफ इंसान पूरे महीने में कमा पाता, और इसीलिए मैं अपने काम में पक्की हो गई और मैंने सोच लिया कि अब मैं यही काम करूँगी। मैं बिल्कुल अपनी माँ के जैसी थी, इसीलिए मुझे अपनी माँ की जगह लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा।
मैंने सारी ज़िंदगी अपनी माँ का नाच देखा था, इसीलिए मेरे पैर भी उसी की तरह थे। मैं जितनी महफ़िल में जाती थी, उसकी जान बन जाती थी। लेकिन यह काम मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मर्द बहाने से छूने की कोशिश करते थे, अपने कमरे में मेरा नाच रखवाते थे और कभी-कभी तो ज़बरदस्ती मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने के बहाने मेरे इतने पास आ जाते थे कि मेरे लिए साँस लेना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन मैं कुछ ना कर पाती थी, क्योंकि मुझे इस काम के लिए भी पैसे मिलते थे। मैं भी अपनी माँ के जैसे ही होती जा रही थी। सारा-सारा दिन सोई पड़ी रहती थी और सारी-सारी रात मैं महफ़िल में खूब रौनक लगाती थी। मेरे पास बहुत पैसा आ गया था, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वह सुकून था। मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं था। मेरी तरह मैंने अपनी माँ को भी बेचैन और तड़पते हुए देखा था। शायद मेरी माँ भी यह काम खुशी से नहीं करती हो। इस काम के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं था, इसीलिए बड़ी मजबूरी में ही सही, लेकिन मैं यह काम करती थी। और ये फिर एक दिन कमिश्नर के घर में शादी थी। इस महफ़िल में मुझे ख़ास तौर पर बुलाया गया था। मैं वहाँ नाच रही थी तो एक पुलिस वाला मुझे बार-बार देख रहा था। उसे मैं पसंद आ गई थी। नाचने के बाद जब मैं घर आई थी तो उसने मुझे एक लेटर दिया था। मैंने घर आकर उसे खोला तो हिंदी में लिखा था, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकती थी। उसमें लिखा था कि आप पर यह चीज़ शोभा देती है, लेकिन महफ़िल में नहीं, तन्हाई में खुद ब खुद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, क्योंकि इन शब्दों ने मुझे बता दिया था कि वह मुझे पसंद करता है। मैंने उसे खोला तो उसमें पायल थी। मैं जल्दी से अपने पैरों में पहन लिया और सोचा, काश कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता और हमेशा के लिए मुझे अपना लेता। मैंने दिल में यह प्रार्थना की और शायद प्रार्थना को बोलने का कोई पल था, क्योंकि उस दिन के बाद से हम दोनों की मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया था। वह चाहता था कि मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारूं और इस नाच गाने से निकल जाऊं। मैं भी नाच गाना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे शादी की बात की और वह शादी के लिए तैयार हो गया। मुझे हमेशा के लिए सुरक्षा मिलने वाली थी। और फिर एक दिन उसने चुपके से मुझसे शादी कर ली। मैं उसके घर जाना चाहती थी और इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। उसने कहा कि वह अगले ही दिन मुझे अपने साथ। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और घर में लॉक किया। कुछ ज़रूरी सामान बांधा और उसका इंतज़ार करने लगी। रात के अंधेरे में वह मुझे लेने के लिए आ गया था, तो मुझे लेकर एक घर में पहुंच गया। छोटा सा घर था जिसके अंदर दाखिल हुई, वहाँ लेडी पुलिस बैठी हुई थी। घर के अंदर लेडी पुलिस को देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरे पति तो मेरे पीछे गाड़ी लॉक करने के लिए रुका हुआ था। वे पुलिस वाली औरतें मुझे ज़बरदस्ती कमरे में लेकर गईं और फिर मेरी जान निकल गई। मेरी चीखों से घर गूंज उठा था। 3 घंटे मैंने तकलीफ़ में गुजारे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों ये क्या हो रहा है। तो मैंने अपने आप को सुरक्षा देने के लिए ही तो रोहित से शादी की थी, लेकिन ना जाने वह कहाँ चला गया था, वही औरतें के सहारे छोड़कर। और वह मुझे टॉर्चर कर रही थी और मुझसे ऐसे सवाल कर रही थी जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी। उनमें से एक लेडी इंस्पेक्टर ने किसी को फ़ोन मिलाया और कहने लगी, रोहित, ये लड़की इतनी सीधी नहीं है, ये मुंह खोलने को तैयार नहीं है, इसे हर तरह से टॉर्चर कर चुके हैं, अब तुम आकर इसकी ज़ुबान को खोलो। इस औरत के मुंह से रोहित का नाम सुनकर मेरा माथा ठनका था और मैं सोचने लगी, रोहित मुझसे क्या चाहता है, उसने मुझसे शादी क्यों की थी। मुझे तो लग रहा था कि वह मुझसे प्यार करता है, शादी की है। मुझे यह समझ में आ रहा था कि असल बात तो कुछ और ही थी। 3 घंटे से बहुत से सवाल का जवाब नहीं मालूम था और अब कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। रोहित अंदर दाखिल हुआ। उसने उन औरतों को बाहर जाने का इशारा किया तो वे औरत बाहर निकल गई। मेरे पास आकर बैठा और कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। अगर तुम सवाल के जवाब सीधे से बता देती तो तुम्हें इतना टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, इसीलिए मैं चला गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी ज़िद्दी निकलोगी कि इनके किसी भी बात का जवाब नहीं दोगी। मैंने रोहित से कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, शादी के नाम पर तुमने मुझे इन औरतों के हवाले कर दिया। यह क्या पूछना चाहती हैं, मुझे सच में नहीं पता है। मैं नहीं जानती हूँ कौन सा राज है तुम मुझसे बुलवाना चाहते हो। मैं तो इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारे प्यार में खुद को दबा कर बैठी थी। लेकिन तुमसे अच्छे तो वह है जो मुझे पैसे देता है, नाच के काम से कम मुझे भरोसा तो नहीं तोड़ता। मेरी बात सुनकर रोहित कुछ पलों के लिए चुप हो गया, फिर बोला, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अपने फ़र्ज़ और जिम्मेदारियों की वजह से मजबूर हूँ। मुझे तुम्हारे पीछे इसीलिए लगाया गया था कि मैं तुमसे वो राज की फ़ाइल निकाल सकूं। तुम्हारी माँ ने मरने से पहले हमें नहीं बताया, लेकिन तुम भी अपनी माँ की तरह ही पक्की हो। मैंने रोहित से कहा, मुझे सच में नहीं मालूम कि तुम लोग किस फ़ाइल की बात कर रहे हो।
मैं और मेरी माँ दोनों इतना नहीं पढ़े लिखे थे कि हम किसी के घर से कोई फ़ाइल क्यों चुराते। पता नहीं क्यों तुम लोग इस बात का हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। हम नाचने वाली ज़रूर हैं मगर चोरी नहीं करते हैं। वो बोला तुम्हारी माँ बड़े बड़े लोगों के घर में नाचने के लिए जाती थी और उनकी कमज़ोरियों को अपनी मुट्ठी में दबा लेती थी। उसने मिनिस्टर के घर में से बहुत अहम फ़ाइल चुरा ली थी। शादी के घर में कोई और उस पर नज़र नहीं रख पाता था। अगर फ़ाइल नहीं मिली तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर आया था उस दिन मुझे पता चला था कि तुम चंदा की बेटी हो। इसीलिए मैंने जानबूझकर तुमसे मोहब्बत का ढोंग रचाया ताकि बातों बातों में तुमसे फ़ाइल के बारे में मालूम कर सकूं। मैंने बहुत बार तुमसे पूछना चाहा लेकिन तुम हर बार ही बात को ख़त्म कर देती थी। तुमसे शादी करके फ़ाइल ले लूँगा लेकिन अब ऊपर से दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमें फ़ाइल के बारे में फ़ौरन जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने तुम्हें लेडी पुलिस के हवाले कर दिया। तुम मुझे बता दो कि वो लाल फ़ाइल कहाँ है ताकि तुम्हें अपने घर ले जाऊँ। रोहित ने बहुत प्यार से मेरे गालों पर हाथ फेरा तो मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मुझे सच में किसी फ़ाइल के बारे में मालूम ही नहीं था तो मैं उसे क्या बोलती। उसने कहा अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुमको तलाक दे दूँगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैंने उसे झूठ बोल दिया कि मेरी माँ ने वो फ़ाइल चुराई तो थी लेकिन रास्ते में ही उसने किसी नदी में फेंक दी थी। घर लेकर नहीं आई थी और रोहित मेरी बात मान गया था और मुझे घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मैं उसके घर गई। उसने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं नाचने वाली हूँ और इस तरह से खुशी खुशी उसके साथ उसके घर में इज्जत के साथ रहने लगी थी। एक दिन मैं किराए का घर खाली करने के लिए अपना सारा सामान लेने गई थी। मैंने कमरा खोला तो थोड़ा बहुत जो सामान था उसे बांध लिया और मेरे पिताजी की फ़ोटो को दीवार से उतारा तो उसके पीछे कुछ पेपर्स थे जो मेरी माँ रखा करती थी और मुझे कभी भी ना देखने को कहती थी। मैंने वो पेपर्स निकाले और उसे पढ़ने लगी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसमें तो कमिश्नर की काली करतूत के बारे में लिखा था, किस तरह वह लड़कियों को बेचने का काम करता था और किस तरह उसे पैसे कमाता था, लड़कियों के साथ गलत काम करता था। तभी वो कमिश्नर नहीं चाहता था कि उसकी फ़ाइल किसी के हाथ लग जाए। मेरी माँ ने अपने पाप को धोने के लिए उसे यही रास्ता नज़र आया था और उसने फ़ाइल चुरा ली थी ताकि पुलिस के हवाले कर सके। लेकिन इससे पहले ही वह इस दुनिया से चली गई थी और मैं जान गई थी अगर यह फाइल पुलिस वालों को मिल गई तो भी कोई कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं करेगा क्योंकि यह कानून सच में ही अंधा है। गुनहगार को सज़ा नहीं मिलती है। मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझकर उस फाइल की वीडियो बनाई और फिर सोशल मीडिया पे डाल दी और फिर वह फाइल लेकर अपने पति के पास गई। रोहित मुझे देखकर कहने लगे तुम कहाँ चली गई थी। मैंने उनके हाथ में वो फाइल पकड़ा दी, उनसे कहा कि आप जो फ़ाइल पूछ रहे थे वो यह फ़ाइल है। इसमें कमिश्नर के सारे काले कारनामे हैं और अगर आप सच में ईमानदार हैं तो कमिश्नर के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करिए। मैंने सब कुछ बताया तो उन्होंने सारे कागजात चेक किए। अब मामले में क्या होगा क्या नहीं हम दोनों ही नहीं जानते थे। रोहित को ऊपर से बहुत प्रेशर था कि इस मामले को दबा दिया जाए लेकिन वह ईमानदारी से अपने फैसले पे हैं। उन्होंने कमिश्नर को अरेस्ट किया और जेल में बंद कर दिया। मैं भी नहीं जानती हमारे मुल्क में ईमानदारी से नौकरी करने को इस कदर मुश्किल बना दिया गया है कि अगर कोई इंसान सही है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब मैं अपने पति के साथ इज्जत से रहती हूँ और खुश हूँ। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो लोग आपको बहुत गलत कहते हैं मगर आपको अपनी ईमानदारी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जल्दी से। थैंक यू।